नमस्कार, मैं निखिल गुप्ता, आपका राजनीति विज्ञान का शिक्षक। एक बार फिर उपस्थित हूँ राजनीति विज्ञान की कक्षा लेकर। आज हम जानेंगे मॉन्टेस्क्यू के बारे में। मॉन्टेस्क्यू जो अपने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। मॉन्टेस्क्यू का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1755 में। उसकी राजनीति विज्ञान को सबसे बड़ी देन रही है उसका शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, जो विश्व में कई देशों में अपनाया जाता है। तो आज हम समझते हैं शक्ति पृथक्करण क्या होता है। पहले जो शासन व्यवस्था चलती थी वो राजतंत्र चलते थे, जिसमें एक राजा होता था, वही कानून बनाता था, वही लागू करता था और फिर वही न्याय भी करता था। तो सारी शक्तियां राजा में ही निहित होती थी। अगर राजा सदाचारी है, ईमानदार है और प्रजा की रक्षा करने वाला और उसका ध्यान रखने वाला है, तब तक तो कोई समस्या नहीं थी। लेकिन इतिहास में हमें ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं जब जो राजा होते हैं वो प्रजा का उतना ध्यान नहीं रखते हैं और प्रजा की तरफ से उदासीन रहते हैं। तो जब ऐसे राजा आ जाते हैं तो प्रजा को बड़ी दिक्कतें होती हैं। इसी समस्या का समाधान निकाला था मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के माध्यम से। सरकार के कुछ अंग होते हैं, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ये वर्तमान व्यवस्था है, पहले ये नहीं थी। ये जो व्यवस्था सबसे पहले बताई या सबसे पहले जो बनाई वो बनाई थी मॉन्टेस्क्यू ने, कि सरकार के 3 अंग होते हैं। कार्यपालिका जो कानून लागू करती है, व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है, न्यायपालिका जो कानूनों की रक्षा करती है। तो सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू ने ये बताया कि शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सत्ता भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता पूर्णतः भ्रष्ट करती है। यदि शासन की सारी शक्ति एक ही व्यक्ति में, एक ही राजा में निहित हो जाती है, तो वो निरंकुश हो जाता है, वो मनमानी करने लगता है और जनहित पर कुठाराघात होने लगता है। तो इससे बचने के लिए मॉन्टेस्क्यू ने अपना शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया और उसने ये बताया कि शासन के तीनों ही अंग अलग अलग होने चाहिए और उन्हें अलग अलग ही काम करना चाहिए। कोई भी अंग एक दूसरे के बीच में दखलंदाजी नहीं करेगा। न्यायपालिका अलग काम करेगी, संसद अलग काम करेगी, कार्यपालिका अलग काम करेगी। मॉन्टेस्क्यू को ये शक्ति पृथक्करण की प्रेरणा मिली थी इंग्लैंड प्रवास के दौरान। जब वो इंग्लैंड में गया तो वहाँ कुछ दिन रहा। उसने वहाँ पर यह अनुभव किया कि इंग्लैंड में राजा होता है, संसद भी होती है और न्यायालय भी होते हैं। ये तीनों अलग अलग होते हैं, तीनों अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। तो उसने ये निष्कर्ष निकाला कि ब्रिटिश नागरिकों को जो उच्च स्तर की राजनीतिक स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त हैं, वो शायद इसी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के कारण है। इसीलिए उसने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ये था मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण। अब इसकी आलोचना की जाती है। आलोचना किन तर्कों के आधार पर होती है? पहली आलोचना होती है कि शक्तियों का जो उसने पृथक्करण किया है वो पूर्ण संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सरकार के अंग हैं, ये एक शरीर के समान है। जैसे शरीर के बहुत सारे अंग होते हैं और सारे अंग जब मिलकर मिलकर एक जो साथ काम करते हैं, तब शरीर पूर्ण रूप से काम कर पाता है। ऐसा ही सरकार के साथ होता है। सरकार के भी ये 3 अंग हैं। जब ये मिलजुल कर आपस में सामंजस्य के साथ काम करते हैं, तभी शासन सुचारू रूप से चलता है। तो पहली आलोचना जो मॉन्टेस्क्यू की जाती है वो
कि शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण संभव नहीं है। दूसरा, ऐतिहासिक दृष्टि से गलत। इतिहास में कहीं भी ऐसे उदाहरण नहीं मिलते कि कहीं पर शासन के अंगों को बांट दिया गया हो तो उससे शासन सुचारू रूप से चलने लगा हो और जनहित में वृद्धि हो गई हो। उसने जो ये निष्कर्ष निकाला था वो इंग्लैंड की शासन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निकाला था। लेकिन इंग्लैंड में जो राजनीतिक स्वतंत्रता वहाँ के लोगों को मिली हुई है या जो अधिकार मिले हुए हैं वो संसदात्मक व्यवस्था के कारण है, ना कि शक्ति पृथक्करण के कारण। ठीक। तीसरी बात, मॉन्टेस्क्यू ने यह कहा था कि शासन के तीनों ही अंग बराबर होने चाहिए, जबकि हम देखते हैं कि शासन के तीनों अंग समान नहीं हैं। इसमें विधायिका सर्वोच्च स्थिति रखती है। विधायिका मतलब व्यवस्थापिका, संसद। संसद सर्वोच्च स्थिति इसलिए रखती है क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। पूरे देश की जनता अपने सांसदों को चुनती है और वो संसद में बैठते हैं, तो सर्वोच्च स्थिति संसद को ही प्राप्त होगी, ना कि कुछ न्यायाधीशों की न्यायपालिका को, है ना। तो तीनों अंग जो बराबर होने की बात मॉन्टेस्क्यू ने कही वो भी यहाँ गलत हो गई। अगली आलोचना जो मॉन्टेस्क्यू की जाती है वो कि वर्तमान समय के कल्याणकारी राज्यों पर लागू करना मुश्किल है। वर्तमान समय के कल्याणकारी राज्यों पर लागू करना क्यों मुश्किल है? कल्याणकारी राज्यों का चरित्र ये होता है कि उनके कार्य क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि होती जा रही है। सरकार जन विकास के लिए, जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए सैकड़ों योजनाएं चलाती है। तो ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि ये तीनों अंग आपस में मिले जुले हैं और तीनों मिलजुल कर काम कर रहे हैं। क्योंकि सरकार का कार्य क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, उसके कारण ही सरकार के तीनों अंगों में समन्वय जरूरी है, ना कि पृथक्करण। ठीक। अगला है दलीय व्यवस्था के विकास के कारण इसे लागू करना असंभव। इसका मतलब ये है कि मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि तीनों अंग अलग अलग रहेंगे, लेकिन भारत में क्या है? भारत में दलीय व्यवस्था है। जनता ने अपने सांसदों को चुना। मान लीजिए भाजपा की सरकार यहाँ संसद में बैठी है और संसद में भाजपा को बहुमत प्राप्त है। ठीक। तो ये जो व्यवस्थापिका है इसमें जो सांसद बैठे हैं वही कार्यपालिका के सदस्य हैं। भाई मंत्री प्रधानमंत्री कहाँ से आते हैं? सब यहाँ से आते हैं। संसदीय चरित्र की विशेषता ये है कि जो कार्यपालिका का निर्माण होता है वो व्यवस्थापिका से ही होता है। और मॉन्टेस्क्यू ये कह रहा है कि ये दोनों अलग अलग होने चाहिए और ये अलग अलग काम करें। तो दलीय व्यवस्था के विकास के कारण भी ये अलग अलग काम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पूर्ण रूप से कहीं भी लागू नहीं हो पाता। अब पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाता इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई महत्व नहीं है। उसका पर्याप्त महत्व है और विश्व के लगभग हर देश के संविधान में या हर देश की शासन व्यवस्था में इसे अपनाया जाता है। अमेरिका में तो इसे पूर्ण रूप से अपनाया जाता है। भारत में भी अक्सर इसी बात को लेकर विवाद होता है कि कभी कार्यपालिका व्यवस्थापिका को नियंत्रित करती है या कभी व्यवस्थापिका न्यायपालिका को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। जैसे कि आपने सुना होगा अभी कुछ समय पहले सरकार ने न्यायपालिका के न्यायाधीशों के चयन की जो कॉलेजियम की व्यवस्था होती है उसे समाप्त करके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन कर दिया था, जिसके में ये व्यवस्था थी कि न्यायाधीशों का जो चयन होगा राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के माध्यम से होगा, जिसमें कार्यपालिका के सदस्य होंगे। उसमें सरकार पर कार्यपालिका पर यह आरोप लगे कि वो न्यायपालिका को नियंत्रित करना चाह रही है। वो व्यवस्था बाद में समाप्त हो गई, ये अलग बात है। लेकिन भारत में भी जब हम देखेंगे तो ये जो तीन अंग हैं इनमें आपस में टकराव देखने को मिलता रहता है।
और ये हर देश में होता है। तो ये था मोंटेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक, आइए अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की। अक्सर ये पूछा जाता है कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन करने की प्रेरणा मोंटेस्क्यू को कहाँ से मिली। तो ये मिली थी उसे इंग्लैंड से। जब वो इंग्लैंड में रह रहा था तब उसने वहाँ पर कुछ अनुभव किया और वहाँ से ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत निकला। अगला प्रश्न कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किस देश में प्रचलित है। तो ये अमेरिका में प्रचलित है। क्या भारत में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू है। तो इसका जवाब हो जाता है नहीं। मोंटेस्क्यू की अध्ययन पद्धति थी आगमनात्मक। ये वही अध्ययन पद्धति थी जो अरस्तू की भी रही है। इसके विपरीत एक अध्ययन पद्धति होती है जिसे बोलते हैं निगमनात्मक। अब ये दो नए शब्द यहाँ पर आ गए, आगमनात्मक और निगमनात्मक। थोड़ा सा इन्हें समझ लेते हैं। कोई भी जो विचारक होता है, दार्शनिक होता है, वैज्ञानिक होता है, उसके अध्ययन का एक तरीका होगा। या तो वो एक जगह पर बैठा है, वहां पर बैठ के कुछ कल्पना करेगा, कुछ आदर्शों की कल्पना करेगा, कुछ सोचेगा, फिर उन्हें प्रमाणित करने की कोशिश करेगा। ठीक, तो ये जो पद्धति होती है ये होती है निगमनात्मक। इसे अपनाया था प्लेटो ने, जिसे आदर्शवादी विचारक या काल्पनिक विचारक या स्वल्पलोकीय विचारक भी कहते हैं। ठीक, इसके विपरीत एक पद्धति होती है जिसे बोलते हैं आगमनात्मक पद्धति, जिसे अपनाया अरस्तू या मोंटेस्क्यू ने। इसमें क्या होता है, जो भी वैज्ञानिक या दार्शनिक होता है वो किसी जगह पर जाता है, वहां पर कुछ अनुभव करता है, कुछ विश्लेषण करता है, कुछ वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का पालन करता है, कुछ तथ्य एकत्रित करता है, कुछ आंकड़े एकत्रित करता है, फिर उनसे कुछ निष्कर्ष निकालता है। तो ये जो अध्ययन का तरीका होता है ये पूर्णतः वैज्ञानिक होता है, ये ज़्यादा प्रमाणिक होता है, ये ज़्यादा विश्लेषणात्मक होता है। तो ये अध्ययन पद्धति कहलाती है आगमनात्मक। और यही अध्ययन पद्धति थी मोंटेस्क्यू की। ठीक, मोंटेस्क्यू ने प्रथम पुस्तक कौन सी लिखी, वो थी द पार्शियन लेटर्स। आधुनिक ऐतिहासिक शोध का जनक किसे कहा जाता है, मोंटेस्क्यू। 18वीं शताब्दी का अरस्तू किसे कहा जाता है, मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो वो है द स्पिरिट ऑफ लॉज, कानून की आत्मा। इसके अलावा एक कथन जो अक्सर पूछा जाता है कि स्वतंत्रता उन कानूनों को करने का अधिकार है जिनकी अनुमति कानून देते हैं। ये किसका कथन है, तो यह कथन है मोंटेस्क्यू का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मोंटेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, उसकी आलोचना और इन महत्वपूर्ण तथ्यों से भलीभांति परिचित हो गए होंगे। यदि आप इसी तरह के पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कुछ और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम है निखिल सर एजुकेशन। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो मुझे थोड़ी सी निराशा होती है। तो विनम्र निवेदन है कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।